हेलो फ्रेंड्स, मोटिवेशनल एंड साइकोलॉजी एजुकेशन में मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लेकर आए हैं लर्निंग का टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि नेट, उसके बाद बीए, एमए, सारे एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और हमारे इम्पोर्टेंट अपडेट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल साइकोलॉजी एजुकेशन को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से इम्पोर्टेंट अपडेट मिलता रहेगा। और इस वीडियो का पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पीडीएफ का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। यानी कि कह रहा है कि संकेत अधिगम लर्निंग के तहत जो है निम्नलिखित में से कौन से कारक जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन है, पहला मनोविज्ञान, दूसरा पारस्परिक अनुकूलन, तीसरा वातावरण, चौथा मनोदाहिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मनोदाहिक। मनोदाहिक जो फैक्टर है ये संकेत अधिगम में ज़्यादा भूमिका निभाता है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। यानी कि कह रहा है कि बाइगोत्स्की जो वैज्ञानिक है उसके अनुसार बच्चे जो सीखता है उसमें निम्नलिखित में से कौन से कारक ऐसा है, कौन से फैक्टर ऐसा है जो सबसे ज़्यादा अपना जो है भूमिका निभाता है, फोर्स करती है। तो पहला ऑप्शन है आनुवंशिक, दूसरा है नैतिक, तीसरा है शारीरिक विकास से, चौथा है सामाजिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बाइगोत्स्की के अनुसार जो है सामाजिक जो फैक्टर है ये बच्चों के सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यय अनुभव को कहा जाता है। यानी कि कह रहा है कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें जो है व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि अपने अनुभव से। तो इसका ऑप्शन है, पहला सामाजिक अधिगम, दूसरा अनुबंधन, तीसरा प्रायोगिक अधिगम, चौथा आकस्मिक अधिगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सामाजिक अधिगम। सामाजिक अधिगम के में जो है व्यक्ति जो है दूसरों के व्यवहार को देख करके सीखता है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। यानी कि कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है फैक्टर जो कि शिक्षक से संबंधित है, शिक्षक से संबंधित जो लर्निंग होता है उसको प्रभावित करता है, ऐसा कौन सा फैक्टर है। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए बैठने की उचित व्यवस्था, ऑप्शन बी शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, तीसरा विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, और चौथा है विषय वस्तु में प्रवीणता। तो इसका जो राइट आंसर है जो कि शिक्षक से संबंधित जो लर्निंग होता है उसको प्रभावित करता है, वो होगा राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि विषय वस्तु में प्रवीणता जो है बहुत जरूरी है, जो कि प्रभावित करता है शिक्षक के अधिगम को। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि
यानी कि कह रहा है कि जब बच्चा जो है कोई भी कार्य कर रहा है और वह उबने लग जाए, उबने का मतलब है कि जब वो परेशान यानी कि थक जाए, जब वो काम करते करते थक जाए, मन भर जाए, तो यह किस बात का संकेत करता है? ऑप्शन ए है संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। दूसरा, बच्चा बुद्धिमान नहीं है। तीसरा, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। चौथा, बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, यानी कि एक ही कार्य जो है बार बार हो रहा है, इसलिए बच्चा जो है उब रहा है काम करने से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? यानी कि यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है, इनमें से कह रहा है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है, फील्ड है, जो लर्निंग से रिलेटेड है, यानी कि सीखने से संबंधित है। पहला है अनुभाविक, दूसरा भावात्मक, तीसरा आध्यात्मिक, चौथा व्यावसायिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुभाविक। अनुभविक जो है फील्ड, जिसके कारण जो है लोग सीखता है, अनुभव के कारण ही लोग सीखता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण प्रतियोगिता की मदद करते हैं। इससे यानी कि कह रहा है कि सहयोगी अधिगम यानी कि पार्टिसिपेट जो लर्निंग होता है, उसमें अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी यानी कि ज़्यादा उम्र के बच्चे होते हैं और वो पूर्ण रूप से निपुण होता है, और छोटे कम निपुण प्रतियोगिता की मदद करते हैं, यानी कि जो ज़्यादा नॉलेजेबल होता है, ज़्यादा एज के होते हैं, वो छोटे और कम एज के जो बच्चे होते हैं उसके प्रतियोगिता में मदद करता है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है गहन प्रतियोगिता होती है। दूसरा, उच्च नैतिक विकास होता है। तीसरा, समूह में द्वंद्व होता है। चौथा, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उच्च नैतिक विकास होता है। यानी कि इससे क्या होता है? उच्च हाई लेवल का जो है मोरल डेवलपमेंट होता है। जब कोई ज़्यादा नॉलेजेबल और ज़्यादा एज के अगर कोई स्टूडेंट अगर छोटे एज के और बच्चे को अगर मदद करता है कोई भी चीज़ सीखने में, तो ज़्यादा उसका जो मोरल डेवलपमेंट होता है हाई लेवल का होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जब पूर्ण का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता, तो यह डाइस कहा जाता है। यानी कि कह रहा है कि जब पूर्ण का जो अधिगम होता है वो नई स्थिति में सीखने, जो नई स्टेज में जब कोई भी चीज़ को सीखता है तो उसको कोई प्रभावित नहीं करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है अधिगम का शून्य स्थानांतरण। ऑप्शन बी है अधिगम निरपेक्ष स्थानांतरण। ऑप्शन सी है अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। और ऑप्शन डी है अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अधिगम का शून्य स्थानांतरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम का शून्य स्थानांतरण, कोई भी चेंज नहीं हुआ। यानी कि जब कोई भी पहले का जो अधिगम होता है, पहले जो सीखा हुआ है, वो अगर नए अधिगम को प्रभावित नहीं करता है तो इसका मतलब हुआ शून्य स्थानांतरण हुआ, कोई भी चेंज नहीं हुआ पिछले लर्निंग में, पिछले सीखा हुआ चीज़ों में कोई स्थानांतरण नहीं हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यानी कि यहाँ पर 4 गो ऑप्शन है, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। यानी कि अधिगम और परिपक्वता यानी कि लर्निंग और मैच्योरिटी के से जो रिलेटेड है, इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता
तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाता। ऑप्शन बी है वंशक्रम संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो रहा है। ऑप्शन सी है बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है तब भी वे अधिक प्रयास द्वारा सीख सकते हैं। और ऑप्शन डी है बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्न तक ही सीमित रह जाता। यानी कि अधिगम एवं परिपक्वता से जो संबंधित है, इनमें से सही आंसर होगा यदि मानव का जो डेवलपमेंट है, ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है, अगर केवल मैच्योरिटी से होता तो मनुष्य जो है केवल लो लेवल तक ही सीमित रह जाता। इसलिए मनुष्य का जो डेवलपमेंट होता है ओवरऑल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी और डी को सी लिखे पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है। यानी कि कह रहा है अगर आपके कक्षा में या कहीं पर भी अगर कोई बच्चा पढ़ने में असमर्थ है, यानी कि सी को डी, डी को सी अगर पढ़ रहा है, लिख रहा है, तो कौन से रोग यानी कि कौन से बीमारी से वो ग्रसित है, पीड़ित है। ऑप्शन ए है मलेरिया, ऑप्शन बी डिसलेक्सिया, ऑप्शन सी फादलेरिया और ऑप्शन डी टाइफाइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया के कारण जो है कोई भी बच्चा पढ़ने में असमर्थ होते हैं, यानी कि ए को बी, सी को डी, डी को सी पढ़ते हैं। तो ये कौन से रोग से पीड़ित है? डिसलेक्सिया से। और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि आप तक कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो जब भी अपलोड हो आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।